एक बार इमेजिन कीजिए कि ढेर सारे मेमोरेबल मोमेंट्स बिताने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गए हैं और वही ट्रिप आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा भयानक हादसा बन जाए जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। सुनने में ही बहुत भयानक लग रहा है ना। मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। ये हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर द्वारा मेरे साथ शेयर की गई कहानी है। इसे पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई हॉलीवुड हॉरर मूवी देख रहा हूँ, लेकिन उस समय उन्होंने जिस मानसिक आघात को महसूस किया उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। आज मैं आपको अरकू ट्रिप पर गए 3 दोस्तों की जिंदगी में घटी एक रियल हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूं। इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक करके इस वीडियो को देखना शुरू करें। राहुल, विक्रम और कबीर ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे जो विजाग में रहते थे और डिग्री के 2nd ईयर की पढ़ाई कर रहे थे। छुट्टियां होने के कारण उन्होंने अरकू जाने का प्लान बनाया। अरकू का मतलब सिर्फ अरकू नहीं बल्कि अरकू का गालीकोंडा व्यू पॉइंट, जहां से ऊपर से देखने पर पूरा अरकू बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। घर वालों को बताकर और पैसे का इंतजाम करके वे विजाग से अरकू के लिए बाइक पर निकल पड़े। विजाग से अरकू लगभग 100 से 130 किलोमीटर दूर है। जब वे अरकू पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी। नॉर्मली उस व्यू पॉइंट तक जाने के लिए बाइक और ऑटो का रास्ता है, लेकिन विक्रम को यह आइडिया आया कि वे पैदल ही ऊपर जाएंगे। नीचे से उस व्यू पॉइंट तक की दूरी 16 किलोमीटर है। लोग बताते हैं कि सुबह 6 से 8 बजे तक वह व्यू पॉइंट बहुत ही अद्भुत होता है। उसी अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए इन तीनों ने उस व्यू पॉइंट की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। वे बातें करते हुए, जोक्स क्रैक करते हुए ऐसे ही चलते जा रहे थे। कबीर और विक्रम आगे आगे चल रहे थे और उनके ठीक पीछे राहुल भी चल रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद विक्रम ने राहुल से कहा, अगर तू ऐसे चलेगा तो हम ऊपर कब पहुंचेंगे? यह कहते हुए उसने पीछे मुड़कर राहुल को देखा, लेकिन राहुल उसके पीछे दिखाई नहीं दिया। विक्रम और कबीर ने एक दूसरे का चेहरा देखा। अभी तक जो राहुल हमारे पीछे आ रहा था वह अचानक कहाँ गायब हो गया? यह सोचकर दोनों जोर जोर से राहुल राहुल पुकारने लगे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा था। तब तक जो जगह, जो पेड़ और जो कोहरा इतना खूबसूरत लग रहा था, अब वह उन्हें खौफनाक लगने लगा था। उन्होंने राहुल की तलाश शुरू कर दी और अलग अलग दिशाओं में जाकर उसे खोजने लगे। थोड़ी दूर जाकर देखा तो राहुल एक बहुत बड़े पेड़ के पास सुन्न होकर खड़ा था। उसे किसी के कराहने और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि ये रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। उसने उस पेड़ के चारों तरफ देखना शुरू किया। उससे थोड़ी दूरी पर कोई औरत सफेद साड़ी पहने उस तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसकी पीठ पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने चाकू से वार किया हो। वो रोने की आवाजें भी उसी के पास से आ रही थी। उसे देखकर राहुल को कुछ समझ नहीं आया। इतनी रात में यहाँ ये औरत क्या कर रही है? दिल में बहुत डर होने के बावजूद उसने पूछा, हेलो, कौन हैं आप? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस वैसे ही कराहते हुए रोती रही। डरते डरते राहुल ने अपने कदम आगे बढ़ाए और हेलो हेलो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ कहते हुए उसके करीब गया। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वह बिना हिले डुले वैसे ही खड़ी रही। हेलो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? राहुल पूछ ही रहा था कि अचानक उस औरत ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उधर राहुल राहुल पुकारते हुए विक्रम राहुल को तलाश रहा था। तभी कबीर ने विक्रम को जोर से आवाज लगाई। विक्रम तुरंत कबीर के पास पहुंचा। तभी उन्हें उस बड़े पेड़ के पास राहुल बेहोश पड़ा हुआ दिखाई दिया। उन दोनों ने राहुल को थपथपा कर उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन राहुल के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला, हालांकि उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने राहुल से पूछा, तुझे क्या हुआ बे? अचानक से गायब हो जाता है, बेहोश होकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है, आखिर हुआ क्या है तुझे? राहुल ने धीरे से कहा, यार घर चलते हैं, वापस लौट चलते हैं। इस पर कबीर ने कहा, अरे यार, कितने दिनों से हमने इस ट्रिप का प्लान बनाया था। तेरे इस पागलपन और डर की वजह से हम ये ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आना है तो हमारे साथ आ, वरना अकेला ही वापस चला जा। और कोई चारा न देखकर राहुल उनके साथ चलने लगा। रास्ते में चलते समय उसे अपने पीछे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल के दिमाग में कई ख्याल घूम रहे थे, जैसे कोई उसे ही घूर रहा हो, कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। ऐसे ही चलते चलते वे लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक चल चुके थे। उसी समय राहुल ने विक्रम से कहा, अरे विक्रम, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ कोई और भी आ रहा है। विक्रम को बहुत गुस्सा आया। देख यार, यहाँ 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो तू पागल हो गया है या फिर तू हमें डराने की कोशिश कर रहा है।
वह ये कह ही रहा था कि अचानक उन सभी को एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। तभी राहुल ने विक्रम से पूछा, अरे विक्रम, क्या तुझे वो चीख सुनाई दी? विक्रम ने भी डरते हुए कहा, हाँ सुनाई दी। इस वक्त यहाँ कौन चिल्ला रहा है? राहुल ने विक्रम से कहा, तुझे तो सिर्फ वो चीख सुनाई दी है, लेकिन मुझे वो चीखने वाली औरत दिखाई दी थी। विक्रम और कबीर दोनों सन्न रह गए। क्या बकवास कर रहा है? कौन सी औरत? कहाँ है वो? उन्होंने पूछा। राहुल ने बताया, मैंने उस औरत को उस बड़े पेड़ के पास देखा था। उसका चेहरा बहुत डरावना था, पूरे शरीर पर घाव थे और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। जब वे आपस में यह बात कर ही रहे थे तभी उन्हें फिर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे एक पल भी वहां नहीं रुकेंगे और उन्होंने उल्टे पांव भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वे काफी दूर आ गए। उसी दौरान कबीर का पैर किसी चीज से टकराया और वह नीचे गिर गया। कबीर को उठाने के लिए राहुल और विक्रम दोनों आए। जब उन्होंने उसे ऊपर उठाया और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कबीर जिससे टकराकर गिरा था वह एक कब्र थी। उस कब्र को देखकर तीनों के पसीने छूट गए और वे और भी ज्यादा डरकर फिर से भागने लगे। भागते भागते वे तीनों फिर से उसी बड़े पेड़ के पास आकर रुक गए। उस बड़े पेड़ को फिर से देखकर राहुल को वह सारी घटना याद आ गई। वह विक्रम और कबीर को पूरी बात बताने लगा। जब वह बता ही रहा था तभी उन तीनों को एक हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। राहुल बोला, अरे यही वो रोने की आवाज है जो मुझे भी सुनाई दी थी। वह हमारे बहुत ही करीब है। कबीर और विक्रम दोनों का शरीर कांपने लगा। उनकी निगाहें बस इधर उधर घूम रही थीं। तभी राहुल ने एक बात नोटिस की। वह रोने की आवाज उनके आसपास से नहीं आ रही थी, बल्कि उनके ऊपर से आ रही थी। जैसे ही तीनों ने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा, उस पेड़ पर वही सफेद साड़ी वाली औरत एक डरावने चेहरे और खौफनाक मुस्कान के साथ उन्हें ही घूर रही थी। उसे देखकर वे तीनों बुरी तरह चीख पड़े और फिर से भागने लगे। उनके ठीक पीछे वह सफेद साड़ी वाली औरत भी भाग रही थी। काफी देर तक भागने के बाद उन्हें सामने मेन रोड दिखाई दिया। जैसे ही वे मेन रोड पर पहुंचे, एक कार ने राहुल को टक्कर मार दी। उस कार में से घबराया हुआ एक 35 वर्षीय व्यक्ति बाहर निकला। वह बहुत ही घबराहट में राहुल के पास आया और पूछने लगा, बेटा कुछ हुआ तो नहीं? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? दरअसल वह कार राहुल को बस हल्की सी ही टच हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पैर में मोच आ गई हो। राहुल के पैरों को देखकर उस कार वाले व्यक्ति ने कहा, पास वाले गांव में ही मेरे चाचा रहते हैं, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, आओ। और उसने उन तीनों को अपनी कार में बिठा लिया। इस तरह वे तीनों दोस्त उस कार में गांव के ही एक घर में पहुंच गए। उसने उन्हें घर में बिठाया, पीने का पानी दिया और बोला, मेरा नाम अमन है, तुम लोगों के क्या नाम है? तभी वहां अमन के चाचा आ गए। उन्होंने उन तीनों को देखकर पूछा, तुम लोग इस गांव के तो नहीं लग रहे, इस वक्त तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने उनसे कहा, हम गालीकोंडा व्यू पॉइंट देखने आए थे। ये बात सुनकर वे हैरान रह गए और बोले, क्या इस वक्त गालीकोंडा व्यू पॉइंट गए थे? उन तीनों दोस्तों के चेहरों के भाव ही बदल गए और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी उन बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुमने उसे देखा? राहुल ने उन बुजुर्ग से कहा, हाँ वह दिखाई दी थी। कबीर ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा, आखिर वह है कौन और हमारे पीछे क्यों पड़ी है? इस पर उन बुजुर्ग ने पूरी सच्चाई बतानी शुरू की। कई साल पहले नीचे वाले मेन रोड और ऊपर वाले गालीकोंडा व्यू पॉइंट के बीच मौजूद एक बड़े पेड़ के पास एक संदिग्ध लाश मिली थी। वह एक औरत की लाश थी जिसके पूरे शरीर पर चाकू के घाव थे। उसे देखकर वहां मौजूद टूरिस्ट ने पुलिस को कॉल किया। 2-3 दिन बीत गए लेकिन वहां कोई पुलिस नहीं आई। वह लाश वहीं पड़ी पड़ी सड़ रही थी। उस बदबू को बर्दाश्त न कर पाने के कारण हमारे गांव के कुछ लोगों ने वहीं गड्ढा खोदकर उस लाश को दफना दिया। उसे दफनाने के कुछ दिनों बाद से ही रात के समय वहां से किसी के रोने और कराहने की आवाजें सुनाई देने की अफवाहें हमारे गांव के आसपास फैल गई। हमारे गांव में भी कई लोग किस्से कहानियों में बताते हैं कि रात के वक्त वहां कोई सफेद साड़ी वाली आकृति दिखाई देती है। उसे किसने मारा, उसे वहां क्यों फेंक दिया गया, यह किसी को नहीं पता। मरने के बाद उसकी आत्मा इतना क्यों रोती है, यह भी कोई नहीं जानता। उन बुजुर्ग ने उन तीनों दोस्तों को यह पूरी कहानी बताई। उन तीनों दोस्तों के चेहरों पर एक अजीब सा भाव था। उस रात वे उसी घर में सोए और अगली सुबह फिर से मेन रोड की तरफ जाकर अपनी बाइक ली और वापस अपने घर लौट गए। इसी के साथ हमारी यह कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी सच में पसंद आई हो तो मेरे लिए बस एक लाइक जरूर करें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। थैंक यू सो मच।